इस एग्जाम के फॉर्म जो है अक्टूबर 2022 में भर दिए गए थे, कोई नया बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली ड्रग इंस्पेक्टर की जो एग्जाम का डेट आया है, दैट इज 19 अगस्त, उसके सिलेबस के बारे में और फर्दर उसके बारे में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है, काफ़ी सारे लोग काफ़ी लंबे समय से ये पूछ रहे थे कि सर दिल्ली के ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो फाइनली उसका डेट आ चुका है, 19 अगस्त फाइनल डेट है जो आ चुकी है। पहली चीज़ जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, डेट आ चुकी है। नेक्स्ट थिंग इज़ उसका सिलेबस भी उसके अडेंडम में रिलीज़ कर दिया है, एग्ज़ाम सेंटर्स की डिटेल वहाँ पे दे दी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है मोटा मोटा वो बता दिया है कि 300 नंबर का पेपर होने वाला है, 75% आपका रिटर्न एग्ज़ाम कंसीडर किया जाएगा, 25% आपका इंटरव्यू को देखा जाएगा। तो वो मोटा मोटा आपको वहाँ पर बता दिया है, सेंटर में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड करी है। तो ये सारी मोटी मोटी डिटेल आ चुकी है, लेकिन जो सबसे मुद्दे वाली चीज़ है सिलेबस, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, क्या है कैसे है वो जो निकला है एडेंडम उस दिल्ली ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो ये है आपका दिल्ली ड्रग इंस्पेक्टर के एडेंडम पोस्ट के लिए जो निकला है यूपीएससी से नोटिस, जिसका एग्ज़ाम का डेट है 19/8/2023। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एडेंडम निकला है, क्या कहते हैं, जो आपका मेन एडवर्टाइजमेंट था नंबर 19/22, ठीक है ना, जो पब्लिश हुआ था 8 अक्टूबर 2022 में। ये वैकेंसी का नंबर था आइटम 7, उसमें सीरियल नंबर दिया हुआ था 7। उसके अंदर 26 पोस्टों के लिए ये निकला था, जिसमें से एक वैकेंसी कम कर दी गई थी, 25 रह गई थी, जिसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो 2 जो फिजिकल हैंडीकैप की वैकेंसियाँ थी उनको 2 से हटाकर 1 कर दिया गया था। अब ये जो एग्ज़ाम है 19 अगस्त को होने वाला है, फोरनून सेशन में होगा। इसका टाइम जो रहेगा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक रहने वाला है। ओके, तो ये टाइम आप देख लीजिएगा, 2 घंटे का करीब करीब टाइम है। और जो कैंडिडेट्स इस रिटर्न एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं उनको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। तो 25% इंटरव्यू एंड 75% योर रिटर्न एग्ज़ाम। ओके, अब हम आगे जाते हैं। ये आपके सारे सेंटर्स का है कोड जो आपके जहाँ जहाँ एग्ज़ाम करने वाले हैं। और यूपीएससी का इसका एग्ज़ाम ना ऑफलाइन कराने वाली है। मैंने कहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, बट यूपीएससी इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन करने वाली है। तो इन सेंटर्स पर आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और आपको सेंटर पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होने वाला है, रिटर्न शीट वाला। तो ऑनलाइन पैटर्न नहीं उन्होंने डिसाइड किया है फाइनली, आई डोंट नो वाई, बट यूपीएससी एग्ज़ाम जनरली ऑनलाइन लेती है, लेकिन अब यहाँ पर ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। ये सेंटर्स के कोड हैं, आप अपना देख लीजिएगा क्या क्या आपका सेंटर का कोड है, जहाँ आपने दिया एग्ज़ाम वहाँ आपको जाना है। आपका एडमिट कार्ड पे आपके सेंटर का डिटेल सब आ जाएगा जब वो रिलीज़ करेंगे। बहरहाल 19 तारीख डेट है, तो अभी सारी चीज़ें टाइमली हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा यही कंसर्न था कि सर कब एग्ज़ाम का डेट आएगा, कैसे है, क्या है। तो फाइनली डेट आ गया। ये एग्ज़ाम के सेंटर के कोड्स हैं सारे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन कहाँ से है, ठीक है ना। अब आगे हम बताते हैं स्कीम ऑफ टेस्ट। ये एग्ज़ाम जो होने वाला है 2 घंटे का होने वाला है। सारे जो क्वेश्चन हैं बराबर मार्क्स कैरी करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाला है। मीडियम जो होने वाला है इस एग्ज़ाम पेपर का वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होने वाला है। और देयर विल बी पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्क डिडक्ट होगा अगर आपने कोई भी गलत आंसर वहाँ पे दिया। लेकिन अगर आपने आंसर नहीं दिया तो उसका कोई पंगा नहीं है। 300 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। तो जो सिलेबस है इसका, ये बहुत ही कूल तरीके से इन्होंने एक ही उसमें स्लाइड में इन्होंने ख़त्म कर दिया है। देखिए 13 पॉइंट का सिलेबस है और देखिए क्या मस्त छोटा सा सिलेबस है। ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि ये सिलेबस पढ़ के मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए हैं सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कि सर सिलेबस के रिगार्डिंग हमें डिटेल में थोड़ा बता दीजिए कैसे क्या है। आई गेस काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा ये सिलेबस। बहुत रेयर लोग होंगे जिनको ये सिलेबस कवर अप कर लिया होगा उन्होंने माइंड में कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि यहाँ ना सब्जेक्ट लिखे हैं ना कुछ लिखा है, यहाँ टॉपिक्स लिखे हैं। बट इन लिटरली मीनिंग अगर मुझसे पूछा जाए कि ये सिलेबस कैसा है फॉर द एग्जाम ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर, ये सिलेबस वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस है फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर सिलेक्शन। ये जो सिलेबस है ना, ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने वाला है, बिकॉज आप जो फील्ड में काम करने वाले हैं या ड्रग्स इंस्पेक्टर बनने के बाद जो आप काम करने वाले हैं, इट्स अप टू दिस सिलेबस। ये वो सिलेबस है। पहली बार मैं यूपीएससी को सिलेबस देख रहा हूँ। आई गेस ये सिलेबस दिल्ली ड्रग कंट्रोल वालों ने बना के दिया होगा उनको। बहुत ही फाइनेस्ट मैंने सिलेबस देखा है। अगर इस सिलेबस को पढ़ के डिटेल्ड में अगर आप जाते हैं तो ये बहुत काम आने वाला है, बिकॉज आपकी फार्मेसी की जो एंटायर पढ़ाई है ना वो शायद पूरी काम नहीं आती है वहाँ पर फील्ड में या जहाँ भी, पर ये जो है
ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जब आप अपने ऑडिट्स करने जाएंगे, आप QC QA जितना भी आप प्रोडक्शन जितने भी सेक्शंस को आप चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ काम आने वाली हैं। तो अब हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस आपको कवर किससे करना है, बुक्स रिकमेंडेशन का वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। तो अब ये नहीं है कि अब टाइम कम है, अब बस सर अब बुक्स तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो भैया मैंने पहले ही बोला था पढ़ते रहो। अगस्त में ये आपका एडवर्टाइजमेंट आया था और अब आप फाइनली इसका अगस्त में ही डेट आ गया 1 साल बाद। तो 1 साल इज अ वेरी गुड टाइम, मेरे ख्याल से सबने सब कुछ पढ़ लिया होगा, और कुछ अगर रहता होगा ना वो इतने टाइम में जिसमें जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो आप और थोड़ा एड ऑन कर लीजिएगा, बस सब चंगा सी ये हो जाने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम पहले एक एक करके इसके उसके सिलेबस को लेंगे। सबसे पहला लेते हैं हम, पहला जो इसका पॉइंट है, बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, देयर यूजेस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। सुन के बड़ा इजी सा लग रहा है कि यार इसमें क्या पढ़ना रहेगा, मैं ज़्यादा तो कुछ लगता नहीं है इसमें। अब मैं आपको पॉइंट वाइज इस सिलेबस का ना पोस्टमार्टम करता हूँ और आपको बताऊंगा बेसिकली आपको इन टॉपिक्स में क्या लिखा है और ये क्या कहना चाहता है और क्या पढ़ना है आपको, कि एग्जाम किस चीज़ से आने वाला है। तो जो इसका पहला पॉइंट है, बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, तो ये जो टॉपिक है ना, ये इटसेल्फ जो पूरी केमिस्ट्री है जो ड्रग से रिलेट करती है वो सब कुछ इवॉल्व कर लेती है, जिसमें आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री पूरी आ जाती है, जिसमें आपकी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आ जाती है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको किस मॉलिक्यूल को पढ़ना है, किस सेक्शन को पढ़ना है, आपको आपका ये छोटे से वर्ड्स ने एक लाइन ने पूरी आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री कवर कर ली, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो वो आपको ध्यान रखना है, ये आपका केमिस्ट्री वाला जो सिलेबस है ये यहाँ पर पूरा कवर हो जाता है, इस एक पॉइंट के अंदर सब कुछ पढ़ना है, जैसे इन जनरल पढ़ना होता था यूपीएससी के प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल का आता था, जैसे भी आता था, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए आपको सब कुछ पढ़ना है। इन्होंने और बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया, तो और ये ज़्यादा डेप्थ हो गया सिलेबस का, तो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। अब आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इन्होंने यहाँ ड्रग्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ना इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है हर्बल ड्रग्स। काफ़ी सारे हर्बल ड्रग्स, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया, उन सब में भी काफ़ी सारे ड्रग्स डिफाइन है। तो वो भी ड्रग्स होते हैं, हर्बल ड्रग्स हैं, और अ लॉट ऑफ ड्रग्स आर डिफाइंड इन द फार्माकोग्नोसी। वो सारी हर्ब्स जो हैं वो फार्माकोग्नोसी में भी डिफाइन है। तो इन्होंने ये ड्रग्स यहाँ लिखकर फार्माकोग्नोसी को भी ओवरऑल कवर कर लिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आप कहोगे सर फार्माकोग्नोसी के लिए तो स्पेसिफिकली कुछ था नहीं सिलेबस के अंदर, लेकिन फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन कैसे आ गए, तो यहाँ उन्होंने ड्रग्स लिखा है, वहाँ सब कुछ कवर हो जाता है, तो फार्माकोग्नोसी भी यहाँ से कवर हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके सब्सिक्वेंट जो टॉपिक है इसके ऊपर, बेसिक नॉलेज इन ये ड्रग्स यूज, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। तो ये जो आपकी टॉपिक है ये बहुत छोटा एक लाइन में इन्होंने लिख दिया। इन्होंने इस चीज़ से फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी ऑफ ड्रग्स, इन्होंने पूरा फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है ना, पूरी केडी त्रिपाठी इन्होंने एक लाइन में कवर कर दी। तो पूरा फार्माकोलॉजी का सिलेबस है फ्रॉम बेसिक टू एंड, सारा कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। आपको उसके यूजेस, उसकी फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ये सारी पढ़नी है आपको, ठीक है ना। ये फार्माकोलॉजी का पूरा सिलेबस यहाँ इसमें एक लाइन में कवर हो जाता है। और यहाँ जैसे मैंने बोला, आपके जो फार्माकोग्नोसी वाले हर्बल ड्रग्स हैं उन सबको भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, क्योंकि ड्रग्स यहाँ पे डिफाइन है, स्पेसिफिकली कुछ लिखा नहीं है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर सिलेबस के, नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। बहुत छोटा सा लगता है देखने में, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग इसका क्या मतलब है। ये जो टॉपिक है अपने आप में ये पूरी फार्मास्यूटिक्स को और फिजिकल फार्मेसी को कवर कर लेता है, जो रिलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड फिनिश डोसेज फॉर्म। इन दोनों से रिलेट करते हुए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, एवेल्युएशन की टेक्निक्स होती हैं, ये सारा कुछ जो फार्मास्यूटिक्स और फिजिकल फार्मेसी में कॉन्सेप्ट वाइज जितना रिलेट करता है वो सारा का सारा इस एक सेकंड नंबर का जो सिलेबस का पॉइंट है इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब्जेक्ट पूरा कवर करना है, डिटेल्ड में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर लोगों को शायद प्रॉब्लम हो देखने में, तो अगर किसी को स्लो लगता हो तो स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन देख पूरा लेना, क्योंकि कुछ रह गया तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाने हैं। थर्ड पॉइंट है आपका नॉलेज इन एनालिसिस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बहुत छोटी सी लाइन है, पर ये जो एक छोटा सा एक तो थर्ड पॉइंट का लाइन है, ये पूरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कवर कर लेता है। और इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जितनी भी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, बाय मीन ऑफ एनी प्रिंसिपल, बाय मीन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, यूवी, एचपीएलसी, मास, गैस, जितनी भी होती हैं सब कुछ कवर हो जाती है, विच आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ फिनिश डोसेज फॉर्म। पूरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यहाँ कवर हो जाती है इस टॉपिक के अंदर। तो उस हिसाब से आपको पूरा स्टडी करना है अपने सब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ ये तीसरा पॉइंट कवर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, चौथा जो पॉइंट है सिलेबस का,
प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जैसा देखो मैं काफ़ी सारे ऑडिट्स कर रहा था ब्लड बैंक के, ये चीज़ देखो आज यहाँ सिलेबस में इन्होंने डाल दी। स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो आपको पढ़ना ही होता है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर दिया कि आपको ब्लड कलेक्शन में क्या प्रोसीजर होते हैं, कंपोनेंट्स बनाने में क्या सब होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका पूरा शेड्यूल एफ आ जाता है जो ड्रग रूल्स 1945 के अंडर आता है। इसके अंदर पूरा ब्लड बैंक के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे बनता है कंपोनेंट, ये सारा कुछ इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ये सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। शेड्यूल एफ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से कि क्या होता है ब्लड बैंक के लिए, क्या पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब स्टाफ क्या क्या रहता है वहाँ, रिक्वायरमेंट क्या रहती है, रिक्वायरमेंट जो स्टाफ रहता है उसकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है एक सिंपल ब्लड बैंक को रन करने के लिए। जो सिंपल ब्लड बैंक मीन्स ब्लड बैंक हु इज ओनली प्रोसेसिंग द होल ह्यूमन ब्लड आईपी। सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ब्लड से रिलेटेड, ये सारे इंडियन फार्माकोपिया में या यूएसपी में या बीपी में सब में डिफाइन है। तो वो किस ऑफिशियल फार्माकोपिया को रेफर करते हुए क्या कंपोनेंट बना रहा है, क्या चीज़ कैसे बना रहा है, वो सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है, जितनी साइंस वहाँ पर इन्वॉल्व है, कितना स्पेस चाहिए होता है हमें वहाँ पर, आपकी जो फैसिलिटी है ब्लड बैंक की या ब्लड सेंटर की वो किस एरिया में होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो आपकी कंपोनेंट्स बनाने की प्रिपरेशंस होती हैं वो उन सब के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, वो सारी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी कंडीशन जितनी भी, ये सारी डिटेल में आपको पढ़नी है। कैसे आपको ब्लड कलेक्शन के बाद कैसे कैसे आपको टेस्ट करने होते हैं, क्रॉस मैचिंग करनी होती है, ये सारा कुछ उसके अंदर दिया हुआ है। ये सारे प्रोसेसेस आपको इस शेड्यूल एफ के अंदर पढ़ने हैं और डिटेल में पढ़ने हैं। अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम सारे इग्नोर करते हैं। अब इसके टॉपिक्स भर भर के सिलेबस के अंदर डाले हुए हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बुक जो ये वाली किताब है आपको ये चार्ट के भर देनी है आपको, क्योंकि बहुत मैसिव सिलेबस दिया हुआ है इस वाले रिक्रूटमेंट के टेस्ट के अंदर। और वो पतली वाली जूरिस्प्रूडेंस की किताब रहती है वो काम नहीं आने वाली है, ये मोटी किताब लेनी पड़ेगी आपको। और एक मेडिकल डिवाइसेस का रूल्स भी है, क्योंकि सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली मेडिकल डिवाइसेस रूल्स भी डाल दिए हैं, वो भी आपको अलग से लेने पड़ेंगे। मेडिकल डिवाइसेस रूल जो 2017 में पब्लिश हुए थे बाय द CDSCO। तो अब आगे बढ़ेंगे हम सिलेबस के। जो 5वां पॉइंट है, प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, सीरा एंड बायोटेक प्रोडक्ट्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन इससे पूरी वैक्सीन और जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इसके अंदर आपको जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है आपका, उसका शेड्यूल F1 है अंडर द ड्रग रूल्स 1945, ये पूरा पढ़ना है आपको। इसके अंदर पार्ट ए और बी है जिसमें सारे प्रोविजंस हैं जो आपके बैक्टीरियल वैक्सीन को और वायरल वैक्सीन को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको अंडर शेड्यूल F1 डिटेल में पढ़ना है। इससे आपका पूरा बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन ऑल विल बी कवर्ड बाय दिस। एंड फर्दर शेड्यूल F1 अंडर ड्रग रूल्स जो इसका पार्ट 2 है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी एंटीसीरा बनाने के प्रोडक्शन मेथड्स हैं, सारी डिटेल प्रोसीजर्स हैं, वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। ये भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इससे आपका एंटीसीरा कवर हो जाएगा, सीरा कवर हो गया, आपका वैक्सीन कवर हो गया। अब आते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपका शेड्यूल F1 है अंडर ड्रग रूल्स, वो आपका जो पार्ट 3 है वो उस चीज़ को कवर करेगा और आपको वो सारा डिटेल में पढ़ना है। इससे आपके जितने भी डायग्नोस्टिक एजेंट होते हैं जो बैक्टीरियल ओरिजिन से होते हैं, सारे के सारे आपको इसमें डिटेल अच्छे से पता लग जाएगी, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं इनके मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके अलावा जो आपको क्या करना है, आपको जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से प्रोडक्ट्स ड्राइव्ड होते हैं लाइक इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ये सब कुछ सारे ड्रग्स भी हैं, पैसिलिटेक्सल, ये सब जो फार्माकोलॉजी में आप पढ़ने वाले हो, ये सारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे के सारे इस चीज़ में भी कवर होते हैं। तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ने हैं और ये सारा आपका वैक्सीन वाला पार्ट आपका यहाँ कवर हो जाता है। अब हम सिलेबस के अगले पॉइंट पर आते हैं। अब अगला पॉइंट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरा शेड्यूल M जो है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का रूल्स 1945 का ड्रग रूल्स का पूरा इसके अंदर आ जाता है। शेड्यूल M जो है वो आपका 3 पार्ट में, M1, M2, M3, ये सारा डिटेल में आपको पढ़ना है। और सॉरी M2 जो है कॉस्मेटिक्स वाला वो चेंज हो चुका है, वो आपका 7th शेड्यूल अंडर कॉस्मेटिक रूल्स 2020 हो गया है, क्योंकि कॉस्मेटिक का जो 1945 वाले रूल्स थे वो चेंज हो चुके हैं। अब वो कॉस्मेटिक रूल्स 2020 हो गए हैं। तो उसके अंदर जो कॉस्मेटिक के रूल्स हैं आपके फॉर द GMP रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक्स, वो आपके 7th शेड्यूल में आता है। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक का ऑलमोस्ट इंडियन पर्सपेक्टिव व्यू से सारा कुछ कवर हो जाता है। लेकिन क्या है कि हमारे इंडिया में हम WHO भी देते हैं, जिससे कंपनी बाहर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाती हैं। और इसकी डिटेल नॉलेज लेने के लिए आपको ये WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज होती है, TRS बोलते हैं इसे, 986 एनेक्सर 2 जो शेड्यूल M को मतलब GMP से कवर करती है फॉर रिगार्डिंग द ड्रग्स, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
मैं वैक्सीन की भी डालना चाहूँ तो वो भी डाल दूंगा, इसकी भी टीआरएस होती है वैक्सीन की, लेकिन अभी वैक्सीन का चलो जितना अपना दिया है वो पढ़ लेना, वरना बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो जाएगी, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन हाँ, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी WHO के टेक्निकल जो सीरीज़ हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली हैं। क्वेश्चंस भी ऐसे आ सकते हैं, आप पढ़ोगे, डिटेल ले लोगे, अच्छे से नॉलेज ले लोगे, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लेना। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी टीआरएस पढ़ लेना, मैंने भी पूरी टीआरएस नहीं याद है मुझे। बेसिक जो हमें इंस्पेक्शन के टाइम पे जो हमें प्रोविजंस ध्यान में रखने होते हैं वो सब हमें पता है, लेकिन आप जितना पढ़ सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि आप द मोर यू स्टडी द मोर यू गेन द नॉलेज। तो ये सारी नॉलेज आपके काम आने वाली है। अच्छे से आपने ये टीआरएस पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इन एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जो पूरा शेड्यूल L1 है आपका ड्रग रूल्स 1945 में, और कॉस्मेटिक के लिए 11th शेड्यूल है अंडर कॉस्मेटिक रूल्स 2020। ये पूरा आपका GLP का पार्ट कवर कर लेगा कि आपका क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या प्रैक्टिसेस रहती हैं, क्या प्रोमाइसिस की कंडीशंस होती हैं, क्या इक्विपमेंट्स की नीड होती है, कैसे हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। ये सारा प्रोसेस है आपको ये इस आपके शेड्यूल L1 और 11th शेड्यूल ऑफ कॉस्मेटिक रूल्स में कवर हो जाएगा। आप GLP को और अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि हमें इंडियन पर्सपेक्टिव व्यू से पढ़ना नहीं है। हम एक ग्लोबल अथॉरिटी हैं, हम वी आर द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, तो हमको इसलिए WHO TRS रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्री में बहुत ज़्यादा WHO अप्रूव्ड प्लांट्स हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के लिए एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के ट्रिकी तरीके से आ सकते हैं, और TRS आप पढ़ेंगे तो आपको जो अपना GMP है, क्योंकि हमारा जो GMP बना हुआ है वो इन सारे TRS से और जो बाहर की जो हुआ है इन्हीं को रेफर करते हुए बना हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग जो TRS है वो सेम TRS है, बस उसका अनेक्शर 1 है आपका, वो इसको GLP को रेफर करता है, तो ये आपको पढ़ना है। ये सारे जितने भी TRS हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मेरा ड्राइव पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं, वहाँ पे आप निकाल के इनको डाउनलोड करके आप इनको पढ़ लीजिएगा। सारे कॉस्मेटिक रूल्स की भी कॉपीज़ मैंने वहाँ डाल दी हैं आपको। ये सारे TRS जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारे के सारे इस ड्राइव में डाल दिए हैं। लिंक्स अवेलेबल है, जाइए डाउनलोड कीजिए और अभी से पढ़ना फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस के अगले पॉइंट पर आते हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो ये जो टॉपिक है आपका गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ये आपकी क्लिनिकल ट्रायल को रिलेट करता है बेसिकली। तो क्लिनिकल ट्रायल को लेके जो हमारा शेड्यूल है वो है हमारा शेड्यूल Y। तो शेड्यूल Y आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको शेड्यूल Y पढ़ने के साथ साथ आपको द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। सबके लिंक्स मैंने ड्राइव में डाल दिए हैं, डाउनलोड कीजिए और फटाफट पढ़िए। कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, अगर किताब है वेल एंड गुड, क्योंकि ये जो किताब है आपकी मेरे पास जो ये मोटी सी किताब है इसके अंदर NDCT रूल्स पढ़े इसके अंदर 2019 वाले। तो अगर किसी के पास ये किताब है तो ये सब डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है अपने पॉकेट्स में बर्डन डालना। ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, 600-700 रुपये की किताब है, लेकिन स्टिल ये किताब शायद किसी के लिए महंगी भी हो सकती है, इसलिए मैंने लिंक सारे डाल दिए हैं। आप डाउनलोड कीजिए, फ़ोन में पढ़िए, जैसे पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। पढ़ने वाले के लिए ना वो क्या कहते हैं, एक्सक्यूजेज नहीं होते हैं, कहीं से भी पढ़ लेता है। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने आप को प्रूव कीजिए। तो GCP के लिए आपकी जो WHO की TRS सीरीज है वो है 863 1996 एनेक्शर 7, ये भी मैंने इनक्लोज कर दिया है। अच्छे से डिटेल में पढ़िए और सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं क्लिनिकल ट्रायल को लेके, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये सब कैसे होता है, कितने सब्जेक्ट्स एनरोल करते हैं, कैसे क्या कंडीशंस होती हैं, क्या पैरामीटर्स होती हैं, डोज कहाँ डिफाइन करते हैं, सेफ्टी कहाँ डिफाइन करते हैं, जो आपका फेज 4 में प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो उसकी फार्माकोविजिलेंस कैसे करते हैं, PSUR क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिए। प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। GCP के अंदर आपको इथिक्स कमेटी के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है कि इथिक्स कमेटी का अप्रूवल कहाँ पे लगता है, कॉम्पनसेशन जो सब होते हैं ये सब कैसे सब किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में GCP में आपको मिलेंगी। ये सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। सिलेबस में डाल दिया भैया, बहुत अच्छे से मतलब डेप्थ में घुस के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये मत कहिएगा कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की किताब ना घोट के पी जाओ, मैंने पहले ही बोला था, और अब ये सिलेबस ने प्रूव कर दिया है कि हाँ आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से नहीं बच सकते, इसको आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अगले पॉइंट पर आते हैं सिलेबस के, नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है एक्चुअली। ड्रग्स इंस्पेक्टर काम क्या करता है, हम बेसिकली काम क्या करते हैं, ये इस चीज़ को कवर अप करता है कि आप फील्ड में आते हैं तो आप काम कैसे करते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशनल टूल्स जो हैं आपको, जो कौन प्रोवाइड करता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और इसके अलावा जो पैरेलल और भी जो सारे एक्ट हैं, आपका NDPS एक्ट हो गया, उसमें भी हमारे को कुछ पावर्स मिलती हैं। तो जो इंस्पेक्टर है वो उसको पावर कौन देता है, जो इंस्पेक्टर को पावर देता है आपका, वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रोवाइड करता है। इस किताब के अंदर जितने भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेके जितने भी सेक्शन है वो सारे आपको पढ़ लेने हैं। इंस्पेक्टर जैसे किस सेक्शन में डिफाइन है, उसकी पावर्स कहाँ पर डिफाइन है, उसकी ड्यूटीज़ कहाँ पर डिफाइन है, अपॉइंटमेंट क्या डिफाइन है, इसके अलावा
इसके अलावा जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारा कुछ आपको पढ़ना है, सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं अच्छे से, रूल्स सारा सब आ जाता है। ड्रग एक्ट तो ये हो गया, कॉस्मेटिक का अलग बन गया है, कॉस्मेटिक रूल्स 2020, वहाँ के जितने भी सर्टेन प्रोविजंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, इंपोर्ट कैसे देखते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे देखते हैं, पैरेलल इंपोर्ट कैसे देखते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसके एक्ट के अंदर, फॉर्म्स कैसे हैं, सैंपल इंस्पेक्टर कौन से फॉर्म में लेता है, कहाँ भेजता है, लैब में भेजता है, वो किस फॉर्म में भेजता है, अगर लैब से रिपोर्ट फेल हो जाती है तो फिर जो मजिस्ट्रेट होता है वो किस फॉर्म में फिर सैंपल चैलेंज करने के लिए सैंपल भेजता है, फाइनल रिपोर्ट आती है सीडीएल से वो किस फॉर्म में आती है, ये सारी चीज़ें, मेमोरेंडम किस में इशू करता है ड्रग्स इंस्पेक्टर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है किताब से। इस टॉपिक के अंदर नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल की, आप जब मार्केट से कोई सैंपल उठाते हो या आप रेड करते हो या किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होते हो तो आप एक इन्वेस्टिगेशन को कैसे आप प्रोसेस करते हो, आप उसको कोर्ट तक कैसे लेके आते हो, कोर्ट से सजा वजा जो होती है पेनल्टी एज पर द प्रोविजंस, वो कैसे आप फाइनली जो आपका कल्प्रेट होता है उसको कैसे आप उसको सजा दिलाते हो, ये पूरा इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स में आता है। और ये पूरा का पूरा जो है इस एक्ट में डिफाइन है अंडर द सेक्शंस एंड रिलेवेंट रूल्स अंडर द ड्रग रूल्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ये सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ड्रग्स इंस्पेक्टर की ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर आपको डिटेल में काम करना होगा फील्ड में आने के बाद। तो ये जो टॉपिक है आपका नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं हम। अगला टॉपिक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल ट्रायल, मैन्युफैक्चर, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक्स। ये टॉपिक बहुत ब्रॉड और एलैबोरेटेड है, इसके अंदर आपका सब कुछ आ गया, आपका न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स आ गया, यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल दिया तो शेड्यूल वाई भी आ गया, मेडिकल डिवाइस दिया हुआ है तो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स आ गए जो 2017 में पब्लिश हुए थे, कॉस्मेटिक्स आ गया तो यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के रूल्स आ गए 2020 के, इंपोर्ट मैन्युफैक्चर दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसमें जितना भी कुछ दिया हुआ है इंपोर्ट मैन्युफैक्चर के लिए कैसे क्या करना होता है सब कुछ आपको पढ़ना है। मेडिकल डिवाइसेस में क्या क्या कवर आता है, मेडिकल डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्लासेस में डिफाइन है 4 क्लासेस में, तो बेस्ड ऑन द सेफ्टी या बेस्ड ऑन द रिस्क उसको डिफाइन किया हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी। जो क्लास ए होता है वो सबसे लेस रिस्क डिवाइस होते हैं, क्लास सी, डी जो होते हैं वो रिस्की डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा डाटा सबमिट करना होता है फॉर वैल्यूएशन। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मेडिकल डिवाइसेस को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। इंपोर्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेम वाइज जो कॉस्मेटिक्स हैं आपके इंपोर्ट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मैन्युफैक्चर आपका स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, फीस के हिसाब से इनको जमा करनी होती है, क्या फीसेज होती हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होते हैं, कॉस्मेटिक्स को इंपोर्ट करने के लिए कितने कैटेगरीज डिफाइन है हमारे एक्ट के अंदर, हमारे जो कॉस्मेटिक रूल्स 2020 के अंदर है। ये सारी चीज़ें ना आपको डेप्थ और डिटेल में पढ़नी है, पूरी किताब आ जाती है ऑलमोस्ट, ये इसके अंदर यही सब दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये आपको सारा कुछ पढ़ना है इन सारे टॉपिक्स को लेते हुए, कवर करते हुए। तो अच्छे से ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट कवर हो जाता है। अगला पॉइंट है इसका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जो हमने अपनी बायोफार्मास्यूटिक्स का सिलेबस बीफार्म में पढ़ा था, यहाँ पर ऑलमोस्ट वो सारा सिलेबस बायोफार्मास्यूटिक्स में आ जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स जितनी हम फार्माकोलॉजी से रिलेट करते हुए पढ़ते हैं वो सारी चीज़ इसमें कवर हो जाती है, अच्छे से पढ़ लेना। जो सब्जेक्ट्स में जो बुक्स हमने पहले रेफर किए थे उन्हीं बुक्स से आपको ये सारा कुछ सिलेबस इसका कवर करना है, जो बीफार्म का हमारा सिलेबस है। अगला आ जाता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की बेसिक एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं, हमारे शायद बीफार्म में भी इसका एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो उस सब्जेक्ट के अंदर जितना हमें पढ़ाया जाता है बेसिक कंप्यूटर के बारे में वो आप अच्छे से पढ़ लेना। छोटे मोटे एक आधा क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, हद से हद एक आधा ही आता है बस। अब आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का हो गया, इंग्लिश के ऊपर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, पैराग्राफ, ये वो सब जो बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं वो उसी से रिलेट करते हुए आपको ऊपर से ये आपको इंग्लिश का वो पढ़ना है, इंग्लिश से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है, अच्छे से पढ़ना है आपको इसके बारे में। मैंने मोटा मोटा आपको यहाँ सारा कुछ बता दिया है कि सिलेबस किस तरीके का है और आपको एक्चुअल में क्या पढ़ाई करनी है सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस दिखता बहुत छोटा है इस अडेंडम में, 13 पॉइंट में इन्होंने सिलेबस कवर कर दिया है, बट ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और मेरे हिसाब से क्या है ना, ये सिलेबस प्रैक्टिकल सिलेबस है फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर सिलेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा सिलेबस दी एंड हो जाता है। तो सिलेबस के बारे में तो यहाँ ये खत्म हो गया। फर्दर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे लोगों ने पूछे हुए हैं, लेकिन वो मैं क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं कवर करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने ये सिर्फ आपको सिलेबस को डिटेल करने के लिए वीडियो बनाया था। अभी मैं यहाँ पर इसको फर्दर कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और क्या कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है, बट ये वीडियो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
तो मैंने इस सारा सिलेबस के ऊपर ये जो स्लाइड्स मैंने बनाए हैं, मैंने रात को बैठ के जैसे तैसे बनाया है ये, इसको डिटेल करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जितने भी ये स्लाइड्स हैं, धीरे धीरे पूरा वीडियो को सुन के सारे स्लाइड्स की 1 बाय 1 आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अपने पास सेव कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होगा, काफ़ी एम्बिग्यूटी होगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, लोग फालतू का इधर उधर देखेंगे, उनको समझ नहीं आएगा, रॉन्ग गाइडेंस मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को कोई रॉन्ग गाइडेंस मिले। प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने उस फार्मेसी के दोस्त के साथ जिसने इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हो, और अच्छे से आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। और एक डाउट जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, काफ़ी सारे मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं कि सर हम फ्रेशर हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? ना भैया, इसका एग्जाम का फॉर्म भर चुका है पहले ही अगस्त में, जिन्होंने भरा है वही सिर्फ इस एग्जाम का अपीयर हो सकते हैं। इस एग्जाम को कोई नया बंदा नहीं भर सकता। इस एग्जाम के फॉर्म जो है अक्टूबर 2022 में भर दिए गए थे, कोई नया बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ये पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है। जिसने एग्जाम में फॉर्म भरा है सिर्फ वही अपीयर होने वाले हैं एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो उन्हीं को इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत से एग्जाम देना है, पूरी शिद्दत और ताकत झोंक के देना है। सिलेबस पढ़ लीजिए अच्छे से। आपके सारे जो डाउट्स हैं प्रीवियस जितने आपने मेरे को लिखे हुए हैं, आप मेरे वीडियोस में, मेरे कमेंट्स में, मेरे इनबॉक्स में, वो सारे मेरे पास हैं। टाइम रहते मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, जैसा लगेगा जल्दी बनाऊंगा। इस हफ्ते तो नहीं, ये हफ्ता तो खत्म हो गया, अगले हफ्ते वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा आपके लिए। तो जैसा होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा सब्जेक्ट को लेके, सिलेबस को लेके कोई भी कन्फ्यूजन है, वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू ऑल। और इसके अलावा आपको कोई भी एक सजेशन चाहिए या कोई आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी, यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। लिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक शेयर इसलिए क्योंकि एल्गोरिदम में आता है तो लोगों को अच्छे से नॉलेज मिलेगी, और ये नॉलेज सबके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने तक ही नहीं रखना ये ज्ञान, लोगों को भी पहुंचाना है, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए उन्हें पढ़ना क्या है। क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत कंसाइज सिलेबस है और वो डिटेल नहीं किया है। तो वो जब तक पढ़ेंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं कि सिलेबस में एक्चुअली क्या है, तो उनको शायद इस चीज़ का अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा। लिंक सारे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सारा डॉक्यूमेंट जो भी है, रेफर है जो, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम के जिसके सेंटर आएंगे वीडियो में मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि किस किस का कहाँ कहाँ सेंटर है, अच्छा लगेगा जानकर। और देखते हैं कौन वो 26 लोग होने वाले हैं लक्की जो यहाँ सिलेक्ट होने वाले हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। दिल्ली में मेरे पहले ही बहुत सारे दोस्त हैं जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, और आप में से कोई लोग जो सिलेक्ट होने वाला है उससे तो मेरी मुलाकात अक्सर होती रहेगी, क्योंकि दिल्ली हमारा जुरिडिक्शन एरिया है, हमारा रेगुलर आते रहते हैं। और वहाँ जो इंस्पेक्टर है मैं उनसे सबका आपका इंट्रो करा दूंगा। जो वहाँ पे सीनियर आपके इंस्पेक्टर हैं सब मेरे दोस्त हैं बहुत सारे। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस जर्नी में आप लोगों के साथ जुड़ के। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसके अंदर मैं सारे के सारे आपके Q&A वाले डाउट्स कवर करने वाला हूँ। जय हिंद।